कहानी को ध्यानपूर्वक और पूरी सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्राचीन काल की बात है, जब ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था और विद्वानों को राजाओं से भी अधिक सम्मान प्राप्त था। एक ऐसा ही राज्य था सुरगर, जहाँ की भूमि उपजाऊ थी, नदियाँ कल कल बहती थीं और जंगलों में हरियाली का साम्राज्य था। इस राज्य के लोग मेहनती और ईमानदार थे। सुरगर की राजधानी विराजपुर समृद्ध और सुव्यवस्थित नगर था, जिसकी गलियों में रौनक थी और बाजारों में हर समय चहल पहल रहती थी। विराजपुर में एक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिनका नाम आचार्य वशिष्ठ था। वशिष्ठ जी अपनी विद्वता, सादगी और सिद्धांतों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके लिखे ग्रंथों को दूर दूर के राज दरबारों में सम्मान मिलता था। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और शास्त्रों में उनकी गहरी पकड़ थी। राजा प्रताप सिंह भी आचार्य वशिष्ठ का अत्यंत सम्मान करते थे और कई बार उन्हें अपने दरबार में मुख्य सलाहकार बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आचार्य वशिष्ठ ने सदैव विनम्रता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि ज्ञान का उद्देश्य राज दरबार में चाटुकारिता करना नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शन करना है। वशिष्ठ जी का परिवार छोटा था। उनकी पत्नी सुमित्रा एक सरल और समझदार महिला थी, जो गृहस्थी को सलीके से चलाती थी। वे जितनी प्रेममयी थी, उतनी ही संयमी भी। वशिष्ठ जी और सुमित्रा का एकमात्र पुत्र अनिरुद्ध था, जो मात्र 10 वर्ष का था। अनिरुद्ध बचपन में बड़ा ही चुलबुला, जिज्ञासु और तेजस्वी था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे अपने पिता से वह स्नेह और ध्यान नहीं मिला जिसकी उसे आवश्यकता थी। वशिष्ठ जी का अधिकतर समय अध्ययन, लेखन और विद्वानों के साथ चर्चा में बीतता था। वे अपने ग्रंथों को पूरा करने और नए विषयों पर शोध करने में इतने लीन रहते थे कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां सुमित्रा के ही कंधों पर आ गईं। अनिरुद्ध को माँ की ममता तो मिली, पर पिता का मार्गदर्शन और अनुशासन नहीं। इस उपेक्षा ने धीरे धीरे उसे जिद्दी और उदंड बना दिया। विराजपुर की गलियों में कुछ आवारा लड़कों का एक समूह था, जो चोरी छुपे गलत कामों में लिप्त थे। वे जुआ खेलते, मदिरा पान करते और बाजार में उत्पात मचाते। सुमित्रा के लाख रोकने पर भी अनिरुद्ध उन लड़कों की संगत में पड़ गया। अनिरुद्ध की पढ़ाई छूटने लगी, पाठशाला जाना कम हो गया और उसका व्यवहार बदलने लगा। एक दिन सुमित्रा ने वशिष्ठ जी से कहा, आप दिन रात ग्रंथों में लीन रहते हैं, लेकिन हमारे बेटे की हालत देख रहे हैं। वह गलत संगत में पड़ता जा रहा है, उसे आपकी जरूरत है। वशिष्ठ जी ने निराश भाव से उत्तर दिया, मुझे अपने ग्रंथ पूरे करने हैं। समाज को ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है। अनिरुद्ध को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह सुनकर सुमित्रा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि वशिष्ठ जी का ज्ञान अपार था, लेकिन एक पिता के रूप में उनकी अनुपस्थिति ने अनिरुद्ध को बिगाड़ दिया था। कुछ ही महीनों में अनिरुद्ध की संगत और खराब हो गई। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया, चोरी छुपे मदिरा पीने लगा और अक्सर घर देर रात लौटता। सुमित्रा परेशान थी, लेकिन वशिष्ठ जी को इन बातों की भनक भी नहीं थी। वे अपने लेखन में इतने डूबे थे कि अपने बेटे की गतिविधियों पर ध्यान देना उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा। एक दिन अनिरुद्ध अपने दोस्तों के साथ नगर के प्रसिद्ध शिवालय में चोरी करने पहुंच गया। मंदिर के गर्भगृह में रखे दान पात्र को चुराते हुए उन्हें एक पहरेदार ने देख लिया। पहरेदार ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और सीधे राजा प्रताप सिंह के दरबार में ले गया। महाराज, पहरेदार ने कहा, ये लड़के मंदिर में चोरी करते पकड़े गए हैं। इनमें से एक आचार्य वशिष्ठ का पुत्र अनिरुद्ध भी है। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा प्रताप सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया कि वशिष्ठ जी को तुरंत बुलाया जाए। सैनिक ने वशिष्ठ जी को सूचना दी, महाराज ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आपका पुत्र अनिरुद्ध मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया है। वशिष्ठ जी पर जैसे वज्रपात हुआ। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर ऐसा कलंक लगेगा। लेकिन अपने सिद्धांतों के पक्के वशिष्ठ जी ने कहा, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा। यदि अनिरुद्ध ने अपराध किया है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए।
जब सुमित्रा को यह बात पता चली तो वह रोते हुए बोली, यदि आपने राजा से माफी नहीं मांगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस धमकी के आगे वशिष्ठ जी को झुकना पड़ा। वे भारी मन से राजा के दरबार में पहुंचे। महाराज, वशिष्ठ जी ने सिर झुकाकर कहा, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा करें। मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। राजा प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, आपके सम्मान को देखते हुए मैं इस बार आपके पुत्र को माफ करता हूँ, लेकिन यदि उसने दोबारा कोई अपराध किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अनिरुद्ध को तो माफी मिल गई, लेकिन वशिष्ठ जी की प्रतिष्ठा पर ऐसा धक्का लगा जिससे वे कभी उबर नहीं सके। नगर में हर ओर उनकी आलोचना होने लगी। लोग कहते, आचार्य तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनका बेटा चोर है। इस अपमान ने वशिष्ठ जी को भीतर से तोड़ दिया। वे बीमार रहने लगे, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता उन्होंने फिर भी नहीं किया। वशिष्ठ जी की बीमारी बढ़ती गई, पर उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पूरा करने का निश्चय किया। वे दिन रात लिखते रहे और आखिरकार एक दिन उनका ग्रंथ पूरा हो गया। अपनी अंतिम सांसों के करीब वशिष्ठ जी ने अनिरुद्ध को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह ग्रंथ मेरी जीवन भर की साधना है, इसे संभाल कर रखना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास इससे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध को इस ग्रंथ की कीमत का अंदाजा नहीं था। वह सोच रहा था कि काश उसके पिता ने कुछ धन छोड़ा होता। अगले ही दिन वशिष्ठ जी ने संसार त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमित्रा और अनिरुद्ध की हालत खराब होने लगी, लेकिन अनिरुद्ध को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। कुछ समय बीतते बीतते घर में खाने तक के लाले पड़ने लगे। एक दिन सुमित्रा ने कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। अनिरुद्ध ने निराश स्वर में कहा, माँ, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा। विराजपुर के शांत माहौल में आचार्य वशिष्ठ के घर का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। आचार्य की मृत्यु के बाद सुमित्रा और अनिरुद्ध के जीवन में जो खालीपन आया वह सिर्फ भावनात्मक नहीं था, वह आर्थिक और सामाजिक भी था। आचार्य वशिष्ठ के जीवित रहते उनकी विद्वता का सम्मान था, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ वह सम्मान भी जैसे धीरे धीरे धूमिल होने लगा। लोग अब उनके घर की ओर सहानुभूति से नहीं, बल्कि उपेक्षा और तिरस्कार से देखते थे। सुमित्रा अपने पति के चले जाने के दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। घर का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति चला गया था और अब न उनके पास धन था, न आय का कोई साधन। आचार्य वशिष्ठ ने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया था वह ग्रंथों और ज्ञान के रूप में था, लेकिन पेट की भूख इन ग्रंथों से शांत नहीं होती। अनिरुद्ध अब तक पूरी तरह अपनी माँ के सहारे था। पिता की उपेक्षा ने उसे कभी जिम्मेदारी का एहसास होने ही नहीं दिया था। वह हमेशा माँ के स्नेह की छत्र छाया में रहा, लेकिन अब स्थिति बदल रही थी। सुमित्रा चाहती थी कि उनका बेटा सुधर जाए, कोई काम धंधा करे, लेकिन अनिरुद्ध को काम करने की आदत ही नहीं थी। एक दिन सुमित्रा ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है, हमें खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, तुम्हें कुछ काम करना होगा। अनिरुद्ध ने झुंझलाकर कहा, माँ, मैं क्या काम करूं? मुझे कोई काम करना आता ही नहीं, और वैसे भी कौन मुझे काम पर रखेगा? पूरा नगर मुझे चोर के नाम से जानता है। सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे को देखा। वह जानती थी कि गलती उसके पति की थी, जिन्होंने बेटे को अनुशासन और मार्गदर्शन नहीं दिया। लेकिन अब पछताने से क्या होता? कुछ दिन और बीते। घर में खाने की समस्या और गहरी हो गई। अनिरुद्ध को अपने दोस्तों की याद आने लगी। वे ही तो थे जिनके साथ वह खुलकर हंसता बोलता था। लेकिन अब जब उसके पास पैसे नहीं थे, वे भी दूर हो गए थे। एक दिन भूख से परेशान होकर अनिरुद्ध घर से निकल पड़ा। उसने सोचा कि किसी से उधार मांग ले, लेकिन उसकी बदनामी इतनी फैल चुकी थी कि कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वह एक एक दरवाजे पर गया, लेकिन हर जगह से उसे दुत्कार ही मिली। शाम को जब वह घर लौटा तो सुमित्रा दरवाजे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से पूछा,
कुछ इंतजाम हुआ बेटा? अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। किसी ने मदद नहीं की माँ। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, हमें कुछ करना होगा। तुम्हारे पिता ने जो ग्रंथ तुम्हें दिया था, शायद उसमें कोई रास्ता हो। चलो उसे किसी विद्वान को दिखाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध को उस ग्रंथ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि वह सिर्फ कागज का ढेर है जिसका कोई मूल्य नहीं। अगले दिन भूख से बेहाल अनिरुद्ध नगर के बाजार में जा पहुंचा। उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के पीछे कुछ रोटियां रखी थी। भूख के मारे उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने इधर उधर देखा और मौका पाकर 2 रोटियां उठा ली। लेकिन तभी दुकानदार ने उसे देख लिया। अरे चोर, पकड़ो इसे! दुकानदार चिल्लाया। लोगों ने अनिरुद्ध को घेर लिया। किसी ने उसके बाल खींचे तो किसी ने उसे थप्पड़ मारा। उसे घसीटकर राजा के दरबार में ले जाया गया। महाराज, ये लड़का फिर से चोरी करते पकड़ा गया है, दुकानदार ने गुस्से में कहा। राजा प्रताप सिंह ने नाराज होकर कहा, इस लड़के को मैं पहले ही माफ कर चुका हूँ। अब इसकी सजा होगी। इसे राज्य से निष्कासित किया जाता है। यह आज से हमारे राज्य की सीमा में कदम नहीं रखेगा। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोकर कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए था। अब तुम्हें सजा भुगतनी ही होगी। सैनिकों ने अनिरुद्ध को पकड़कर राज्य की सीमा तक छोड़ दिया। जब वह वापस घर लौटा तो उसे सबसे बड़ा झटका लगा। उसकी माँ सुमित्रा भूख और बीमारी से चल बसी थी। घर में न रोशनी थी न कोई उम्मीद। अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद अनिरुद्ध ने अपने पिता के दिए हुए ग्रंथ को एक झोले में रखा और राज्य छोड़ने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे भूख और प्यास से बेहाल होकर एक पेड़ के नीचे बैठना पड़ा। उसने ग्रंथ को निकाला और उसके पन्ने पलटने लगा। शायद उसमें कोई उपाय मिल जाए। लेकिन संस्कृत में लिखे हुए कठिन श्लोक उसकी समझ से बाहर थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और ग्रंथ के कुछ पन्ने उड़कर दूर चले गए। अनिरुद्ध उन्हें पकड़ने दौड़ा, लेकिन वे पत्तों की तरह हवा में तैरते हुए उसकी पहुंच से दूर हो गए। थक हार कर वह पेड़ के नीचे सो गया। अगले दिन जब वह जागा तो उसे दूर से किसी के घोड़ों की आवाज सुनाई दी। अनिरुद्ध उस घने जंगल में अकेला बैठा था। जहां तक उसकी नजर जाती, सिर्फ पेड़ों का अंतहीन सिलसिला दिखाई देता। हर तरफ सन्नाटा था, जिसे सिर्फ पक्षियों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट तोड़ रही थी। भूख और थकान ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पिता की बनाई हुई प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी थी और उसे अपने ही राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। उसका भविष्य अब बिल्कुल अंधकारमय लग रहा था। उसके पास सिर्फ एक थैला था, जिसमें कुछ रोटियों के टुकड़े और उसके पिता का वह ग्रंथ था जिसकी उसे अहमियत समझ ही नहीं आती थी। जंगल में रात घिरने लगी। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अनिरुद्ध को अब डर सताने लगा। उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सिवाय घने पेड़ों और झाड़ियों के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे एक पेड़ के नीचे दुबककर बैठ गया। भूख से उसका पेट चिल्ला रहा था, लेकिन थैले में जो रोटियां थीं, वे अब सख्त और बासी हो चुकी थीं। उसने मजबूरी में थोड़ा सा खाया और फिर ग्रंथ को हाथ में लेकर उसे देखने लगा। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो पिताजी इसे इतनी अहमियत देते थे? उसने खुद से सवाल किया। उसने ग्रंथ को खोला, लेकिन संस्कृत में लिखे कठिन श्लोक उसके सिर के ऊपर से गुजरने लगे। उसने कई पन्ने पलटे, लेकिन उसे एक शब्द भी समझ नहीं आया। गुस्से में आकर उसने ग्रंथ को बंद कर दिया और अपने घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गया। अचानक उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। जंगल में घोड़े? उसे हैरानी हुई। उसने सिर उठाकर देखा। धीरे धीरे आवाज करीब आती गई और फिर पेड़ों के बीच से कुछ सवार प्रकट हुए। वे 4 लोग थे, सभी घोड़ों पर सवार, हाथों में तलवारें और चेहरे पर सख्ती। अनिरुद्ध की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा, ये कौन है? क्या ये डाकू हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने उसे देख लिया।
वहां देखो, कोई लड़का बैठा है। उसने बाकी सवारों को इशारा किया। वे सभी अनिरुद्ध की ओर बढ़ने लगे। अनिरुद्ध को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह उठकर भागने की सोचने लगा, लेकिन उसका शरीर थकान से इतना कमजोर था कि वह सही से खड़ा भी नहीं हो सका। कौन हो तुम? उनमें से एक सवार ने कड़क आवाज में पूछा। अनिरुद्ध ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ एक यात्री हूं। मैं रास्ता भटक गया हूं। सवारों ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उनके कपड़े से लग रहा था कि वे किसी राज्य के सैनिक थे। तुम यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? दूसरे सवार ने पूछा। अनिरुद्ध को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने झूठ बोलना सही समझा। मैं अपने घर से भाग आया हूँ। मुझे डर था कि मेरे माता पिता मुझसे नाराज हैं। सैनिकों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तुम्हारे पास क्या है इस थैले में? एक सवार ने संदेह से पूछा। बस कुछ रोटियां और एक किताब है। सैनिक ने थैला खींच लिया और उसे उलट कर देखा। रोटियां नीचे गिर गईं, लेकिन जब ग्रंथ उनके हाथ में आया तो उनके चेहरे का भाव बदल गया। ये किताब दिखने में बहुत पुरानी और कीमती लगती है। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? एक अन्य सवार ने पूछा। नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। सैनिकों ने ग्रंथ के कुछ पन्ने पलटे। तभी उनमें से एक की नजर उस जगह पर पड़ी जहां से पन्ने उड़ गए थे। इसमें कुछ पन्ने गायब हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे पन्ने कहाँ हैं? अनिरुद्ध को अचानक याद आया कि हवा के झोंके ने ग्रंथ के कुछ पन्ने उड़ा दिए थे। उसने इशारा करते हुए कहा, वे पन्ने हवा में उड़ गए। मैं उन्हें पकड़ नहीं सका। सैनिकों ने आपस में कुछ फुसफुसाया। फिर उनके नेता ने कहा, तुम हमारे साथ चलो। राजा युवराज यंश को इस ग्रंथ की जरूरत है। वह इसे देखना चाहते हैं। राजा युवराज यंश? अनिरुद्ध ने चौंक कर पूछा। हाँ, वे इस समय इसी जंगल में शिकार पर निकले हैं। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। चलो हमारे साथ। अनिरुद्ध को कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने थैले को उठाया और सैनिकों के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि शायद यह उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ हो सकता है। कुछ ही घंटों बाद वे एक बड़े शिविर में पहुंचे। वहां ढेर सारे सैनिक थे और बीच में एक सुंदर भव्य तंबू लगा था। अनिरुद्ध को उस तंबू के सामने ले जाया गया। युवराज यंश! सैनिकों ने झुककर अभिवादन किया। हमें यह लड़का जंगल में मिला। इसके पास एक पुरानी किताब है जो बहुत कीमती लगती है। युवराज यंश एक मजबूत, आकर्षक और तेज नजर वाले व्यक्ति थे। उन्होंने किताब को हाथ में लिया और उसके पन्ने पलटने लगे। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ के कुछ हिस्से पढ़े, उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। यह वही ग्रंथ है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, युवराज ने उत्साह से कहा। लेकिन इसमें कुछ पन्ने गायब हैं। लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, क्या तुम्हें पता है कि यह पन्ने कहाँ गए? नहीं महाराज, वे हवा में उड़ गए थे। मैं उन्हें पकड़ नहीं सका। युवराज ने गहरी सांस ली। इस ग्रंथ में बहुत मूल्यवान ज्ञान है। हमें उसके सारे पन्ने चाहिए। अगर तुमने इस ग्रंथ की हिफाजत की है तो तुमने एक बड़ा काम किया है। अनिरुद्ध को पहली बार किसी ने सराहा था। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी किस्मत बदल रही है। युवराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़के को खाना दो और आराम करने दो। सुबह हम उसे अपने महल ले जाएंगे। उस रात अनिरुद्ध ने महीनों बाद चैन की नींद सोई। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। अगली सुबह अनिरुद्ध को लेकर काफिला महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि यह ग्रंथ आखिर इतना खास क्यों है, या यह सिर्फ एक संयोग है। यह सफर अनिरुद्ध को कहां ले जाएगा, यह अभी एक रहस्य था। सूरज की पहली किरणें जैसे ही आसमान पर फैलने लगीं, अनिरुद्ध को जागते ही महसूस हुआ कि वह एक नए सफर पर है। एक सफर जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि चारों तरफ सैनिकों का बड़ा काफिला चल रहा था। घोड़ों के टापों की आवाज, तलवारों की झंकार और सैनिकों की बातचीत की गूंज जंगल की शांति को तोड़ रही थी। अनिरुद्ध एक घोड़े पर पीछे बैठा था। पहली बार उसे यह अनुभव हो रहा था।
उसकी नजर बार बार उस राजसी सवारी पर जा रही थी जिस पर युवराज यंश सवार थे। उनका व्यक्तित्व किसी योद्धा से कम नहीं था। ऊंची कदकाठी, गहरे विचारों वाली आंखें और चेहरे पर एक गरिमा भरी सखत थी। वे बार बार उस ग्रंथ को निकाल कर देखते जो अनिरुद्ध के पिता ने लिखा था। यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अनिरुद्ध के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, लेकिन वह अभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। काफिला पूरे दिन चलता रहा। रास्ते में घने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करते हुए शाम होने लगी। सूरज ढलते ही काफिला एक छोटी सराय में रुका। यहाँ हम रात भर आराम करेंगे, युवराज यंश ने आदेश दिया। सैनिक अपने अपने काम में लग गए। कुछ घोड़ों की देखभाल कर रहे थे तो कुछ रसोई की तैयारी में जुटे थे। अनिरुद्ध को अब तक भूख सताने लगी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की किसी से कुछ मांगे। तभी एक सैनिक उसके पास आया। युवराज ने तुम्हें बुलाया है, उसने सख्त लहजे में कहा। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कपड़ों को झाड़ा, बालों को ठीक किया और धीरे धीरे चलकर युवराज यंश के तंबू में प्रवेश किया। आओ बैठो, युवराज ने नरमी से कहा। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस सम्मान से बुलाया था। अनिरुद्ध थोड़ा सकपकाते हुए बैठ गया। तुम्हारे पास जो ग्रंथ है वह बहुत मूल्यवान है, तुम्हें यह कहाँ मिला? युवराज ने सीधा सवाल किया। यह मेरे पिता ने मुझे दिया था, आचार्य वशिष्ठ। वे बहुत बड़े विद्वान थे, अनिरुद्ध ने झिझकते हुए कहा। युवराज के चेहरे पर एक चमक आ गई। आचार्य वशिष्ठ, मैंने उनके बारे में सुना है। उनकी विद्वता की चर्चा हमारे राज्य तक फैली हुई थी, लेकिन यह ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है, यह मैं पहली बार जान रहा हूं। क्या तुम जानते हो इसमें क्या लिखा है? अनिरुद्ध ने शर्म से सिर झुका लिया। नहीं महाराज, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। युवराज ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें इस ग्रंथ की अहमियत का अंदाजा नहीं है। इसमें छुपा ज्ञान हमारे राज्य को एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन इसके कुछ पन्ने गायब हैं। क्या तुम्हें पता है वे कहाँ हैं? वे हवा में उड़ गए थे महाराज। मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं असफल रहा। युवराज ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, हम उन पन्नों को ढूंढ लेंगे, लेकिन अब तुम्हें मेरी सुरक्षा में रहना होगा। जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं होता, तब तक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अनिरुद्ध को पहली बार ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी में कोई उसकी परवाह कर रहा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके पिता ने जो कुछ लिखा था वह कितना महत्वपूर्ण था। रात का खाना परोसा गया। महीनों बाद अनिरुद्ध ने भरपेट खाना खाया। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन मन में उत्साह और सवालों का सैलाब था। अगली सुबह काफिला फिर से चल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद वे आखिरकार राजमहल के द्वार पर पहुंचे। महल अपनी भव्यता में अद्वितीय था। ऊंची ऊंची दीवारें, सोने और चांदी से जड़ी नक्काशी, विशाल द्वार और चारों ओर फैली हुई बाग बगीचे की खूबसूरती। अनिरुद्ध ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी जगह कदम रखेगा। आओ मेरे साथ, युवराज ने कहा। अनिरुद्ध को सीधे महल के सभागार में ले जाया गया। वहां राजा रुद्र प्रताप अपने सिंहासन पर विराजमान थे। युवराज ने पूरी घटना सुनाई, जंगल में ग्रंथ मिलने से लेकर अनिरुद्ध के बारे में। राजा ने ध्यान से सब सुना, फिर अनिरुद्ध की ओर देखा। तुम्हारे पिता ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है, लेकिन तुम्हारी भी भूमिका इस यात्रा में कम नहीं है। तुमने इस ग्रंथ की रक्षा की, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यह पहली बार था जब किसी ने अनिरुद्ध को उसकी किसी भूमिका के लिए सराहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अब हमारे साथ रहना होगा। जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं होता, तुम हमारे अतिथि हो, राजा ने आदेश दिया। महल में अनिरुद्ध के लिए एक कमरा तैयार किया गया। वह कमरे में बैठकर सोचने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ग्रंथ के बाकी पन्नों की तलाश अभी बाकी थी और इस सफर में उसे कई और मोड़ देखने थे, कुछ आसान, कुछ मुश्किल। रात गहराने लगी, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में सवालों की आंधी चल रही थी। यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वे गायब पन्ने कहाँ हैं?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अपने पिता की उस विरासत को समझ पाएगा जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता आया था? अगला दिन इन सवालों के जवाब लाने वाला था, या शायद कुछ और रहस्य खोलने वाला था। सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही राजमहल की ऊंची मीनारों को छुआ, पूरा विराजपुर सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। राजमहल के बगीचे में फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के बीच अनिरुद्ध के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी उसे इस मुकाम पर ले आएगी। वह अब एक साधारण लड़का नहीं था। महल में उसे सम्मान के साथ रखा गया था, और यह सब सिर्फ उस ग्रंथ की वजह से हुआ था जिसे उसके पिता ने अपने जीवन की सबसे बड़ी रचना के रूप में उसे सौंपा था। लेकिन इस सब के बीच उसके दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। अनिरुद्ध को एक विशाल सजे धजे कमरे में ठहराया गया था। कमरे की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी थी और खिड़कियों से राजमहल का बाग साफ दिखाई देता था। लेकिन इस ऐशो आराम में भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिरुद्ध, युवराज यंश ने तुम्हें सभागार में बुलाया है। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और सैनिक के पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में उसने महल की भव्यता को देखा। संगमरमर की फर्श, सोने और चांदी से जड़े स्तंभ, दीवारों पर सुंदर चित्र और सजे हुए फव्वारे। सभागार में राजा रुद्र प्रताप और युवराज यंश पहले से मौजूद थे। उनके साथ एक और व्यक्ति बैठा था, बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी वाला, गहरी आंखों वाला एक विद्वान। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी गरिमा थी। अनिरुद्ध, यह हमारे राजगुरु अत्रि जी हैं। वे हमारे राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्हें ग्रंथ के अध्ययन के लिए बुलाया गया है। युवराज ने परिचय कराया। अनिरुद्ध ने झुककर प्रणाम किया। राजगुरु अत्रि ने ग्रंथ को हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने उसके पन्ने पलटने शुरू किए, उनके चेहरे पर उत्सुकता और हैरानी के भाव आने लगे। यह ग्रंथ तो अद्वितीय है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इसमें जो ज्ञान लिखा है वह केवल कोई महान विद्वान ही लिख सकता है। लेकिन इसके कुछ पन्ने गायब हैं और बिना उन पन्नों के इसका पूरा अर्थ समझना कठिन है। क्या इसमें ऐसा कुछ है जो हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? राजा रुद्र प्रताप ने पूछा। बिल्कुल महाराज, अत्रि जी ने गंभीर स्वर में कहा। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें नीति, शिक्षा, युद्ध नीति और राजकाज की अद्वितीय बातें लिखी हैं। अगर यह पूरा मिल जाए तो यह हमारे राज्य को अजेय बना सकता है। युवराज यंश ने अनिरुद्ध की ओर देखा। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने कितनी बड़ी विरासत तुम्हें सौंपी है? अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार अपने पिता की विद्वता का सही मायने में एहसास हुआ। हमें उन गायब पन्नों को ढूंढना होगा, अत्रि जी ने कहा। बिना उनके इस ग्रंथ का पूरा ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा। राजा रुद्र प्रताप ने आदेश दिया, हमारे जासूसों को इस काम पर लगाया जाए। पूरे राज्य में उन पन्नों को ढूंढने का आदेश दिया जाए। सभागार में उत्सुकता और गंभीरता का माहौल था, लेकिन अनिरुद्ध को अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी, वह पन्ने इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। उस रात अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि जब वह जंगल में था तो एक तेज हवा ने उन पन्नों को उड़ाया था। हो सकता है वे पन्ने किसी और के हाथ लग गए हों। वह अगले दिन युवराज यंश के पास गया। महाराज, मुझे लगता है कि उन पन्नों को ढूंढने के लिए हमें जंगल में वापस जाना चाहिए। शायद वे अभी वहीं कहीं होंगे। युवराज ने उसकी बात पर विचार किया। तुम सही कह रहे हो, हम कल सुबह ही जंगल के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध, युवराज और उनके सैनिकों का एक छोटा सा दल जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में अनिरुद्ध को अपने पिछले सफर की सारी बातें याद आने लगी। कैसे उसने भूख और डर के बीच उन पन्नों को खो दिया था। जंगल में पहुंचकर उन्होंने उस जगह को ढूंढना शुरू किया जहां अनिरुद्ध ने आखिरी बार ग्रंथ के पन्नों को देखा था। कई घंटे की तलाश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या हमने देर कर दी? युवराज ने चिंता भरे स्वर में कहा। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आया। महाराज, हमें कुछ मिला है।
वे सभी उसके पीछे दौड़े। एक पेड़ के नीचे सूखे पत्तों के बीच ग्रंथ का एक पन्ना फंसा हुआ था। अत्रि जी ने उसे उठाया और पढ़ते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। यह वही है, हमें सही दिशा मिल रही है। लेकिन सवाल यह था, बाकी पन्ने कहाँ थे? हमें और ढूंढना होगा, युवराज ने आदेश दिया। इस जंगल में उन पन्नों की तलाश सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह अनिरुद्ध की जिंदगी को समझने और अपने पिता की विरासत को पूरा करने की ओर पहला कदम था। रात होते होते वे सब थक चुके थे, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में अब एक नई उम्मीद थी। इस सफर में उसे न सिर्फ अपने पिता के ज्ञान को बचाना था, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा भी देनी थी। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपने लगा था और जंगल में सांझ का सन्नाटा पसरने लगा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे थम रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। लेकिन अनिरुद्ध के दिल में बेचैनी थी। एक पन्ना तो मिल गया था, लेकिन बाकी पन्नों का अब तक कोई सुराग नहीं था। जंगल की मिट्टी पर उनके कदमों के निशान पड़ते जा रहे थे। युवराज यंश, राजगुरु अत्रि और सैनिकों का छोटा सा दल आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब तक उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला था। पेड़ों के बीच घिरते अंधेरे में हर सरसराहट, हर आवाज उन्हें चौकन्ना कर रही थी। हमें आज रात यहीं रुकना होगा, युवराज यंश ने फैसला सुनाया। उन्होंने एक खुले स्थान पर डेरा डाला। सैनिकों ने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग की रोशनी में जंगल की छायाएं नाचने लगी और माहौल थोड़ा भयावह लगने लगा। अनिरुद्ध, युवराज ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि उन पन्नों को किसी ने उठाया नहीं? महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। जब हवा ने उन्हें उड़ाया था तो वे दूर तक चले गए थे। हो सकता है वे किसी झाड़ी या पेड़ की शाखाओं में अटक गए हों। अत्रि जी ने आग की लपटों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, यह ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। इसमें ऐसा ज्ञान छिपा है जो किसी भी राज्य को अपराजय बना सकता है, जिसे उसके पिता ने अपने जीवन की सबसे बड़ी रचना के रूप में उसे सौंपा था। लेकिन इस सब के बीच उसके दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। अनिरुद्ध को एक विशाल सजे धजे कमरे में ठहराया गया था। कमरे की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी थी और खिड़कियों से राजमहल का बाग साफ दिखाई देता था। लेकिन इस ऐशो आराम में भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिरुद्ध, युवराज यंश ने तुम्हें सभागार में बुलाया है। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और सैनिक के पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में उसने महल की भव्यता को देखा। संगमरमर की फर्श, सोने और चांदी से जड़े स्तंभ, दीवारों पर सुंदर चित्र और सजे हुए फव्वारे। सभागार में राजा रुद्र प्रताप और युवराज यंश पहले से मौजूद थे। उनके साथ एक और व्यक्ति बैठा था, बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी वाला, गहरी आंखों वाला एक विद्वान। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी गरिमा थी। अनिरुद्ध, यह हमारे राजगुरु अत्रि जी हैं। वे हमारे राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्हें ग्रंथ के अध्ययन के लिए बुलाया गया है, युवराज ने परिचय कराया। अनिरुद्ध ने झुककर प्रणाम किया। राजगुरु अत्रि ने ग्रंथ को हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने उसके पन्ने पलटने शुरू किए, उनके चेहरे पर उत्सुकता और हैरानी के भाव आने लगे। यह ग्रंथ तो अद्वितीय है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इसमें जो ज्ञान लिखा है वह केवल कोई महान विद्वान ही लिख सकता है। लेकिन इसके कुछ पन्ने गायब हैं और बिना उन पन्नों के इसका पूरा अर्थ समझना कठिन है। क्या इसमें ऐसा कुछ है जो हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? राजा रुद्र प्रताप ने पूछा। बिल्कुल महाराज, अत्रि जी ने गंभीर स्वर में कहा। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें नीति, शिक्षा, युद्ध नीति और राजकाज की अद्वितीय बातें लिखी हैं। अगर यह पूरा मिल जाए तो यह हमारे राज्य को अजेय बना सकता है। युवराज यंश ने अनिरुद्ध की ओर देखा। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने कितनी बड़ी विरासत तुम्हें सौंपी है? अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार अपने पिता की विद्वता का सही मायने में एहसास हुआ। हमें उन गायब पन्नों को ढूंढना होगा, अत्रि जी ने कहा। बिना उनके इस ग्रंथ का पूरा ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा। राजा रुद्र प्रताप ने आदेश दिया, हमारे जासूसों को इस काम पर लगाया जाए।
पूरे राज्य में उन पन्नों को ढूंढने का आदेश दिया जाए। सभागार में उत्सुकता और गंभीरता का माहौल था, लेकिन अनिरुद्ध को अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी, वह पन्ने इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। उस रात अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि जब वह जंगल में था तो एक तेज हवा ने उन पन्नों को उड़ाया था। हो सकता है वे पन्ने किसी और के हाथ लग गए हों। वह अगले दिन युवराज यंश के पास गया। महाराज, मुझे लगता है कि उन पन्नों को ढूंढने के लिए हमें जंगल में वापस जाना चाहिए। शायद वे अभी वहीं कहीं होंगे। युवराज ने उसकी बात पर विचार किया। तुम सही कह रहे हो, हम कल सुबह ही जंगल के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध, युवराज और उनके सैनिकों का एक छोटा सा दल जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में अनिरुद्ध को अपने पिछले सफर की सारी बातें याद आने लगी। कैसे उसने भूख और डर के बीच उन पन्नों को खो दिया था। जंगल में पहुंचकर उन्होंने उस जगह को ढूंढना शुरू किया जहां अनिरुद्ध ने आखिरी बार ग्रंथ के पन्नों को देखा था। कई घंटे की तलाश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या हमने देर कर दी? युवराज ने चिंता भरे स्वर में कहा। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आया। महाराज, हमें कुछ मिला है। वे सभी उसके पीछे दौड़े। एक पेड़ के नीचे सूखे पत्तों के बीच ग्रंथ का एक पन्ना फंसा हुआ था। अत्रि जी ने उसे उठाया और पढ़ते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। यह वही है, हमें सही दिशा मिल रही है। लेकिन सवाल यह था, बाकी पन्ने कहाँ थे? हमें और ढूंढना होगा, युवराज ने आदेश दिया। इस जंगल में उन पन्नों की तलाश सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह अनिरुद्ध की जिंदगी को समझने और अपने पिता की विरासत को पूरा करने की ओर पहला कदम था। रात होते होते वे सब थक चुके थे, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में अब एक नई उम्मीद थी। इस सफर में उसे न सिर्फ अपने पिता के ज्ञान को बचाना था, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा भी देनी थी। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपने लगा था और जंगल में सांझ का सन्नाटा पसरने लगा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे थम रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। लेकिन अनिरुद्ध के दिल में बेचैनी थी। एक पन्ना तो मिल गया था, लेकिन बाकी पन्नों का अब तक कोई सुराग नहीं था। जंगल की मिट्टी पर उनके कदमों के निशान पड़ते जा रहे थे। युवराज यंश, राजगुरु अत्रि और सैनिकों का छोटा सा दल आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब तक उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला था। पेड़ों के बीच घिरते अंधेरे में हर सरसराहट, हर आवाज उन्हें चौकन्ना कर रही थी। हमें आज रात यहीं रुकना होगा, युवराज यंश ने फैसला सुनाया। उन्होंने एक खुले स्थान पर डेरा डाला। सैनिकों ने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग की रोशनी में जंगल की छायाएं नाचने लगी और माहौल थोड़ा भयावह लगने लगा। अनिरुद्ध, युवराज ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि उन पन्नों को किसी ने उठाया नहीं? महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। जब हवा ने उन्हें उड़ाया था तो वे दूर तक चले गए थे। हो सकता है वे किसी झाड़ी या पेड़ की शाखाओं में अटक गए हों। अत्रि जी ने आग की लपटों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, यह ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। इसमें ऐसा ज्ञान छिपा है जो किसी भी राज्य को अपराजय बना सकता है। लगता है वे नदी पार करके दूसरी ओर गए हैं। हमें भी पार करना होगा, युवराज ने आदेश दिया। सैनिकों ने घोड़ों को पानी में उतारा। तेज धार के बावजूद वे सावधानी से नदी पार करने लगे, लेकिन जैसे ही वे बीच धारा में पहुंचे, अचानक तीरों की बौछार शुरू हो गई। सावधान! युवराज ने जोर से चिल्लाया। सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। कुछ तीर पानी में गिर गए, लेकिन कुछ घोड़ों को झा लगे। एक घोड़ा बुरी तरह घायल होकर पानी में गिर पड़ा और उसका सवार किसी तरह किनारे की ओर तैरने लगा। हम पर हमला हो रहा है, अनिरुद्ध ने डरते हुए कहा। कमान संभालो, युवराज ने आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत जवाबी तीर चलाने शुरू किए। कहां से आ रहे हैं ये तीर? अत्रि जी ने पूछा। वह देखिए, एक सैनिक ने इशारा किया। नदी के दूसरी ओर घने पेड़ों के पीछे कुछ आकृतियां दिख रही थी। वे लोग छिपकर तीर चला रहे थे। हमें जल्दी से किनारे पर पहुंचना होगा, युवराज ने कहा। किसी तरह वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे। जैसे ही वे किनारे पर आए, हमलावर पीछे हटने लगे। युवराज ने सैनिकों को आदेश दिया, पीछा करो।
सैनिक तुरंत उनके पीछे दौड़े, लेकिन घना जंगल था और रास्ते में कई कांटे और झाड़ियां थीं। बहुत कोशिशों के बाद भी हमलावर बचकर भागने में सफल रहे। कौन थे ये लोग? अनिरुद्ध ने हाँफते हुए पूछा। जिसने भी हमला किया वह हमें ग्रंथ के पन्नों तक पहुंचने से रोकना चाहता है, युवराज ने गंभीरता से कहा। यह बात अब साफ हो गई है। हम सिर्फ पन्ने नहीं ढूंढ रहे, हम एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। अब क्या करें? एक सैनिक ने पूछा। हम अपना सफर जारी रखेंगे और अब हमें पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, युवराज ने दृढ़ स्वर में कहा। रात होते होते वे एक सुरक्षित स्थान पर रुके, लेकिन इस बार किसी को नींद नहीं आई। हर तरफ खतरे की आहट थी और हर साया अब उन्हें संदिग्ध लगने लगा था। अनिरुद्ध, अत्रि जी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता ने यह ग्रंथ क्यों लिखा था? क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? नहीं आचार्य जी, मुझे तो अब तक इसका महत्व भी नहीं पता था, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ यह ग्रंथ इतना कीमती क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, शक्ति भी है। यह ग्रंथ जिसे भी पूरा मिलेगा वह सिर्फ एक विद्वान ही नहीं, एक सशक्त शासक भी बन सकता है। शायद इसी वजह से इसे छिपाया गया था, ताकि यह गलत हाथों में न पड़े। लेकिन अब यह खतरे में है और इसीलिए हमें इसे पूरा पाना ही होगा। तुम्हारे पिता की विरासत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रात गहरी थी, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था, लेकिन अब वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ फैल चुकी थी। जंगल में दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आग की हल्की लौ सैनिकों के चेहरों पर अजीब सी छायाएं बना रही थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक बेचैनी थी। हमलावरों का अचानक प्रकट होना और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना इस बात का संकेत था कि ग्रंथ के पीछे सिर्फ अनिरुद्ध और युवराज यंश ही नहीं, कोई और ताकत भी थी। अनिरुद्ध आग के पास बैठा अपने हाथों को गरमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह उलझा हुआ था। उसके पिता का लिखा ग्रंथ केवल एक किताब नहीं थी, यह एक रहस्य था जिसकी परतें खुलने लगी थीं। अनिरुद्ध, युवराज यंश की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। तुम्हें क्या लगता है ये लोग कौन हो सकते हैं? मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि वे किसी भी कीमत पर इस ग्रंथ के पन्नों को हासिल करना चाहते हैं। अगर वे हम पर हमला करने के लिए इतने दूर तक आ सकते हैं, तो निश्चित ही उनकी मंशा खतरनाक है। युवराज ने सिर हिलाया। हमें सतर्क रहना होगा। हमें न केवल उन पन्नों को ढूंढना है, बल्कि यह भी जानना है कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। अत्रि जी ने आग की लौ में झुकते हुए कहा, इस ग्रंथ में सिर्फ ज्ञान नहीं, शक्ति भी छिपी है। मुझे लगता है कि जो भी इसके पीछे है वह इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे राज्य पर संकट आ सकता है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। पहरे पर तैनात सैनिक सतर्क थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अनिरुद्ध को भी नींद आने लगी थी, लेकिन उसके मन में चल रही बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सभी तुरंत सतर्क हो गए। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली और युवराज ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा। आहट धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर एक परछाई पेड़ों के पीछे से उभरी। कौन है वहां? युवराज ने कड़क आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सैनिक धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। तभी एक आवाज आई, एक महिला की करुण पुकार, कृपया मेरी मदद कीजिए। सबने चौंक कर देखा। झाड़ियों के पीछे से एक युवती बाहर आई। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे थे और चेहरा थकान और घबराहट से भरा था। कौन हो तुम? युवराज ने संदेह भरे स्वर में पूछा। मेरा नाम मालिनी है, मैं पास के गांव से हूँ। कुछ डाकुओं ने हमारे गांव पर हमला किया। मैं किसी तरह बचकर यहाँ तक आई। कृपया मेरी मदद कीजिए। युवराज ने अत्रि जी की ओर देखा। अत्रि जी ने धीरे से कहा, यह जाल भी हो सकता है महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, मालिनी ने आंसू भरी आवाज में कहा। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए, जंगल में अकेले रहना खतरनाक है। युवराज ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, तुम हमारे साथ चल सकती हो,
लेकिन अगर ये कोई साजिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। मालिनी ने सिर झुका लिया। मैं कुछ नहीं छुपा रही महाराज। रात के बाकी पहर में कोई और घटना नहीं घटी। अगली सुबह काफिला फिर से चल पड़ा। मालिनी उनके साथ थी, लेकिन अधिकांश सैनिक उस पर नजर बनाए हुए थे। तुम कहां जा रही थी? अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मालिनी ने उदास स्वर में कहा। मैं सिर्फ सुरक्षित जगह पहुंचना चाहती हूँ। रास्ते में जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी पास थीं कि सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पा रही थी। अचानक एक सैनिक ने रुकने का संकेत दिया। वहां देखिए, उसने जमीन की ओर इशारा किया। मिट्टी में एक पन्ना आधा दबा हुआ था। अत्रि जी ने झुककर उसे उठाया। ये तीसरा पन्ना है। उनकी आवाज में उत्साह था। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से तीरों की बौछार शुरू हो गई। छिप जाओ, युवराज ने जोर से चिल्लाया। सैनिक तुरंत पेड़ों की ओट में हो गए। तीर लगातार आ रहे थे और दुश्मन अब भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये कौन लोग हैं? अनिरुद्ध ने घबराते हुए पूछा। हमें यह जल्द ही पता चल जाएगा, युवराज ने तलवार खींचते हुए कहा। सैनिकों ने जवाबी हमला शुरू किया। तीरों की बौछार के बीच धीरे धीरे दुश्मनों की आकृतियां दिखने लगी। वे नकाब पहने हुए थे और उनके कपड़ों से साफ था कि वे जंगल में रहने वाले नहीं थे। यह कोई प्रशिक्षित सेना थी। युवराज ने अपने घोड़े को दौड़ाया और सीधा दुश्मनों की ओर बढ़े। उनके पीछे सैनिक भी टूट पड़े। कुछ ही देर में लड़ाई आमने सामने की हो गई। तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध घोष से पूरा जंगल गूंज उठा। अनिरुद्ध एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। तभी उसने देखा, मालिनी धीरे धीरे पीछे हट रही थी। रुको! अनिरुद्ध ने चिल्लाया, लेकिन मालिनी जंगल में भागने लगी। अनिरुद्ध ने तुरंत उसका पीछा किया। पेड़ों और झाड़ियों को पार करते हुए वह तेजी से भाग रही थी, लेकिन अनिरुद्ध भी पीछे नहीं हट रहा था। आखिरकार एक खुले मैदान में पहुंचकर मालिनी रुक गई। क्यों भाग रही हो? अनिरुद्ध ने सांसों को काबू करते हुए पूछा। मालिनी ने पलटकर उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब चमक थी। क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या मतलब? अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा। मालिनी ने अपनी साड़ी के अंदर से एक कागज निकाला, ग्रंथ का एक और पन्ना। ये पन्ना तुम्हारे पास कैसे आया? क्योंकि मैं भी उसी शक्ति की तलाश में हूं जिसकी तुम्हें कोई समझ नहीं है। जंगल की इस गहराई में एक नया रहस्य सामने आ चुका था। अनिरुद्ध को अब समझ में आ रहा था कि यह सफर जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और जटिल होने वाला था। जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, उस घने सन्नाटे में अनिरुद्ध और मालिनी एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवाओं में अजीब सा तनाव था, जैसे जंगल भी इस टकराव का गवाह बनने को तैयार हो। मालिनी की आंखों में अब डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की तेजी और आत्मविश्वास था, जो अनिरुद्ध को बेचैन कर रहा था। उसके हाथ में ग्रंथ का एक पन्ना लहराने लगा, जो हल्की हवा में सरसराने लगा था। तुम्हारे पास यह पन्ना कैसे आया? अनिरुद्ध ने आवाज में सख्ती लाते हुए पूछा। मालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह तो सिर्फ शुरुआत है अनिरुद्ध। जो कुछ तुम्हें अब तक बताया गया है वह पूरा सच नहीं है। तुम्हारे पिता का यह ग्रंथ जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा कीमती है, और बहुत से लोग इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कौन लोग? तुम किसकी तरफ हो? मालिनी ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। मैं किसी की तरफ नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी ताकत की तलाश में हूं, और यह ग्रंथ मुझे वह ताकत दिला सकता है। लेकिन इस ग्रंथ में ऐसा क्या है? मालिनी ने ठहर कर उसे देखा। यह ग्रंथ सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, यह सत्ता की कुंजी है। इसमें राजकाज, युद्ध नीति और शांति के गहरे रहस्य छुपे हैं। जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा वह दुनिया का सबसे सक्षम शासक बन सकता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी शक्ति के लिए कुछ भी किया जा सकता है? अनिरुद्ध के मन में हलचल मच गई। अब तक वह सिर्फ अपने पिता की विरासत को सहेजने के लिए इस सफर पर था, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा कि यह सफर सिर्फ उसके पिता की किताब की रक्षा का नहीं,
बल्कि एक बड़ी साजिश को उजागर करने का भी था। यह ग्रंथ मेरे पिता की अमानत है और मैं इसे किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा, अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा। मालिनी ने हंसते हुए कहा, तो देखना होगा कि तुम इसे बचा भी पाते हो या नहीं। इतना कहकर उसने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने बिना समय गंवाए उसका पीछा किया। जंगल के संकरे रास्तों, ऊंची झाड़ियों और पेड़ों के बीच वे दोनों तेजी से भाग रहे थे। मालिनी की चाल तेज थी, लेकिन अनिरुद्ध की जिद और गुस्से ने उसे पीछे नहीं रहने दिया। कुछ ही देर में वे एक पहाड़ी के किनारे पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। मालिनी अचानक रुक गई। उसके पीछे सिर्फ खाई थी और आगे अनिरुद्ध। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वह पन्ना मुझे दे दो, अनिरुद्ध ने सांसों को काबू में करते हुए कहा। मालिनी ने पन्ने को हवा में लहराते हुए कहा, अगर ये तुम्हारे हाथ लग गया तो शायद मैं अपनी मंजिल कभी न पा सकूं, लेकिन मुझे एक और रास्ता पता है। और अगले ही पल उसने वह पन्ना खाई में फेंक दिया। नहीं, अनिरुद्ध चिल्लाया और तेजी से खाई की ओर दौड़ा। उसने देखा कि पन्ना हवा में लहराता हुआ नीचे गिर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। पन्ना एक पेड़ की शाखा पर अटक गया। तुमने ये क्या किया? अनिरुद्ध ने गुस्से में पूछा। जो मुझे सही लगा, मालिनी ने शांत स्वर में कहा। अब यह देखना तुम्हारा काम है कि तुम उसे बचा पाते हो या नहीं। तभी पीछे से घोड़ों की आवाजें सुनाई देने लगी। युवराज यंश और उनके सैनिक तेजी से वहां पहुंच रहे थे। मालिनी ने यह देखते ही मौका देखा और जंगल में गायब हो गई। अनिरुद्ध, तुम ठीक तो हो? युवराज ने घोड़े से उतरते ही पूछा। मालिनी, वह हमारे साथ धोखा कर रही थी। उसके पास ग्रंथ का एक पन्ना था और उसने उसे खाई में फेंक दिया। युवराज ने खाई की ओर देखा। हमें उस पन्ने को पाना होगा, किसी भी कीमत पर। अगले ही पल दो सैनिक रस्सियों के सहारे नीचे उतरने लगे। सभी की निगाहें उन्हीं पर थीं। कुछ ही देर में एक सैनिक ने जोर से आवाज दी, मिल गया, पन्ना मिल गया। रस्सियों को खींचकर सैनिकों को वापस ऊपर लाया गया। अत्रि जी ने तुरंत पन्ने को लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। यह पन्ना भी बेहद महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, लेकिन अब हमें पूरी सावधानी रखनी होगी। इस सफर में हमें जिस दुश्मन का सामना करना है वह कहीं ज्यादा चालाक और ताकतवर है जितना हमने सोचा था। और मालिनी कहाँ गई? युवराज ने पूछा। वह जंगल में भाग गई महाराज, लेकिन मुझे यकीन है हम फिर उससे मिलेंगे और अगली बार वह और ज्यादा तैयार होकर आएगी। रात को जब सबने शिविर डाला तो माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। अब तक अनिरुद्ध ने यह सफर एक साधारण खोज समझा था, लेकिन अब यह एक खतरनाक खेल बन चुका था। क्या तुम डर रहे हो? अत्रि जी ने धीमी आवाज में पूछा। डर नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह सफर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। डरना मत अनिरुद्ध, तुम्हारे पिता ने यह ग्रंथ किसी मकसद से लिखा था और वह मकसद अब तुम्हारे कंधों पर है। यह सफर तुम्हारी परीक्षा है। देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में खरे उतरते हो या नहीं। आग की लौ धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में अब एक नई लौ जल चुकी थी। अपने पिता की विरासत को पूरा करने और साजिश की इस गुत्थी को सुलझाने की लौ। सुबह होने वाली थी और उस सुबह के साथ एक नया सफर भी शुरू होने वाला था। जंगल में सुबह का सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से झांकने लगा था। हवा में ताजगी थी, लेकिन अनिरुद्ध के मन में एक अजीब बेचैनी छाई हुई थी। पिछली रात की घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मालिनी की साजिश, ग्रंथ के पन्नों की अहमियत और उस अनदेखे दुश्मन की छाया जो हर कदम पर उनका पीछा कर रहा था। सैनिकों ने शिविर समेटना शुरू किया। युवराज यंश अपने घोड़े को तैयार कर रहे थे, जबकि अत्रि जी ध्यान में बैठे ग्रंथ के मिले हुए पन्नों को पढ़ रहे थे। अनिरुद्ध उनके पास गया। आचार्य जी, अब तक हमें कितने पन्ने मिल चुके हैं? 4। अत्रि जी ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण हिस्से गायब हैं। उन पन्नों में ही इस ग्रंथ का असली रहस्य छुपा है। अगर वे पन्ने गलत हाथों में चले गए तो? अत्रि जी ने गहरी सांस ली।
तब यह ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। हमें हर हाल में उन पन्नों को पाना होगा। उसी समय एक सैनिक भागते हुए आया। महाराज, जंगल के उस पार कुछ अजनबी लोगों का एक बड़ा दल देखा गया है। वे हमारे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। युवराज ने तुरंत स्थिति को समझा। हथियार तैयार करो, अब हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। काफिला तेजी से आगे बढ़ने लगा। जंगल की पगडंडी अब संकरी और कठिन होती जा रही थी। पेड़ों के बीच सरसराहट और अजीब आवाजें माहौल को और तनावपूर्ण बना रही थी। अनिरुद्ध को लग रहा था कि हर साया उनके पीछे चल रहा है। कुछ ही घंटों में वे एक खुले मैदान में पहुंचे। सामने की पहाड़ी पर धूल का गुब्बार उड़ता दिखाई दिया। दुश्मनों की सेना अब उनके सामने थी। हम पर हमला करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी हम पर तीर चलाए थे। युवराज ने तलवार निकालते हुए कहा, अब हमें इन्हें रोकना ही होगा। दुश्मन सेना तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उनके पास घोड़े, हथियार और तीरंदाजों की बड़ी संख्या थी। यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। अनिरुद्ध, तुम अत्रि जी के साथ पीछे रहो। यह ग्रंथ तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना होगा। युवराज ने आदेश दिया, लेकिन अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। महाराज, मैं अब पीछे नहीं रह सकता। यह सिर्फ मेरे पिता की विरासत नहीं है, यह मेरी परीक्षा भी है। मैं आपके साथ लड़ूंगा। युवराज ने उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा। तो तैयार हो जाओ। लड़ाई शुरू हो गई। दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी थीं। तलवारों की टकराहट, तीरों की बौछार और घोड़ों की हिनहिनाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। अनिरुद्ध ने भी एक तलवार उठा ली। वह भले ही प्रशिक्षित योद्धा नहीं था, लेकिन उसके अंदर जोश और साहस की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने चारों ओर दुश्मनों को आते देखा और पूरी ताकत से लड़ने लगा। तभी मालिनी मैदान के दूसरे छोर से दिखाई दी। उसके साथ एक व्यक्ति था, लंबा काले वस्त्रों में, जिसकी आंखों में क्रूरता थी। तो यह है तुम्हारा असली चेहरा, अनिरुद्ध ने तलवार संभालते हुए कहा। तुमने बहुत देर कर दी अनिरुद्ध, अब यह ग्रंथ हमारे हाथ में आने ही वाला है। मालिनी ने हंसते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं होगा। मालिनी ने तलवार खींच ली। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। मालिनी तेज थी, लेकिन अनिरुद्ध की जिद और साहस ने उसे बराबरी पर ला खड़ा किया। दूसरी ओर युवराज यंश और उनके सैनिक दुश्मनों को पीछे धकेलने लगे। धीरे धीरे जीत की उम्मीद जागने लगी। यह तुम्हारी आखिरी चाल थी मालिनी। अनिरुद्ध ने आखिरकार उसकी तलवार को नीचे गिरा दिया। तुम जीत गए, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मालिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसी समय काले वस्त्रों वाला व्यक्ति पीछे से ग्रंथ के पन्नों को छीनने के लिए अत्रि जी की ओर बढ़ा, लेकिन अनिरुद्ध ने समय रहते उसे देख लिया और बिजली की तेजी से दौड़कर उसे रोक लिया। यह ग्रंथ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अनिरुद्ध अब डरने वालों में नहीं था। उसने पूरी ताकत से वार किया और कुछ ही पलों में उस व्यक्ति को परास्त कर दिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। दुश्मन सेना हार मान चुकी थी और बाकी बचे लोग भाग खड़े हुए। युवराज ने तलवार म्यान में रखते हुए राहत की सांस ली। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक विद्वान के बेटे नहीं, एक सच्चे योद्धा भी हो, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब आपके मार्गदर्शन और आचार्य जी की शिक्षा की वजह से संभव हो सका महाराज। अत्रि जी ने ग्रंथ के सभी मिले हुए पन्नों को ध्यान से देखा। हमने अब तक जितने पन्ने पाए हैं वे काफी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ और पन्ने अभी भी गायब हैं। हमें उन्हें भी ढूंढना होगा। हम उन्हें जरूर ढूंढेंगे आचार्य जी, लेकिन आज की यह जीत सिर्फ पन्नों की नहीं, हमारी एकता और हिम्मत की भी है, युवराज ने गर्व से कहा। शाम के समय जब सूरज ढलने लगा तो अनिरुद्ध ने उस ग्रंथ को अपने हाथों में लिया। उसे अपने पिता की याद आई, उनकी विद्वता, उनके सिद्धांत और उनका स्नेह। पिताजी, मैं आपकी विरासत को सहेजने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, उसने मन ही मन कहा। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन आज की इस जीत ने अनिरुद्ध को एक नई पहचान और जिम्मेदारी दे दी थी। यह कहानी सिर्फ एक ग्रंथ की नहीं, एक लड़के के आदमी बनने की थी, और यह सफर
अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था।